राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ की दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज राधिका की भाभी का मायके से पत्र आया था, जिसे पढ़कर राधिका सोच रही थी पता नहीं कैसा होगा उसका सोनू, क्योंकि भाभी ने उसकी जो पत्र में लिखा था कि छत से सोनू गिर गया था और उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। पता नहीं मेरे सोनू की भाभी कैसे देखभाल कर पा रही होगी। उसकी चोटें तो भाभी ने लिखी है कि मामूली आई हैं, लेकिन पता नहीं उसकी हालत कैसी होगी। तो राधिका सोनू के बारे में सोचकर रो रही थी। तभी राजू ने पुकारा तो राधिका की जो ध्यान भंग हुआ, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। राजू बोला, माँ तुम रो रही हो? तो राधिका ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और राजू को गोद में उठाकर बैठाकर जो मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। राधिका बोली, राजू स्कूल से कब आया बेटा? राजू कहने लगा, कब से खड़ा हूँ माँ, पर तुमने देखा ही नहीं है, बहुत जोरों से भूख लगी है। राजू ने कंधे पर टंगा हुआ किताबों का बोझ उतारते हुए कहा। तभी राधिका कहने लगी, अभी खाना परोसती हूँ तुम्हारे लिए, और कहकर राधिका रसोई घर में चली गई और जल्दी से उसने दाल चावल गरम करके जो राजू के खाने के लिए परोस दिए। राजू कहने लगा, माँ तुम भी खाओ ना। राजू ने आग्रह किया तो उसका आग्रह भी उचित ही था, क्योंकि प्रतिदिन तो राधिका उसी के साथ भोजन करती थी। लेकिन आज राधिका के मुंह में निवाला नहीं चल पा रहा था, बार बार आंखों से आंसू आ रहे थे, पर सोनू के आसपास ही उसका मन दौड़ रहा था। राजू शायद उसके मन के भाव समझ गया था। राजू बोला, माँ किसकी चिट्ठी आई थी? राधिका बोली, किसी की नहीं बेटा, देखो मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि राधिका सोच रही थी कि वह यह बताकर घर में बखेड़ा नहीं खड़ी करना चाहती थी। सो होठों पर जो झूठी मुस्कान लाकर बेमन से खाना खाने लगी। राजू भी खुश हो गया और फिर वह खाना खाकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गया। राधिका उसके सिराने बैठकर थोड़ी देर उसका सिर सहलाती रही। फिर जब राजू को नींद आने लगी तो वह अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई, पर मन में फिर भी आज उसकी मायके की दहलीज पर उसका बार बार मन जा रहा था। उसे बार बार सोनू की याद आ रही थी। पता नहीं कैसा होगा सोनू। इस दुर्घटना के क्षणों में भी उसने माँ को तो अवश्य याद किया होगा, वह उसे याद करके रोया भी होगा। इतने छोटे बच्चे को माँ से दूर रह भी कैसे सकता है? हो सकता है सोनू ने आनंद को भी याद किया हो। आनंद का कितना दुलारा था सोनू। वह दफ्तर से आते ही सोनू को गोद में लेकर बैठ जाते थे। उसके लिए तरह तरह के बिस्कुट, टॉफियाँ और खिलौने लेकर आते थे। उस वक्त सोनू था भी कितना प्यारा, गोरा चिट्टा गोल मटोल। जो भी सोनू को देखता कि उसे प्यार किए बिना नहीं रह पाता था। जब सोनू 1.5 साल का हुआ तो उसने नन्हे नन्हे बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। नन्हा सा दूल्हा बनकर कितना जच रहा था मेरा सोनू। यही सब सोचकर राधिका की आंखों में फिर आंसू बहने लगे, क्योंकि जो आनंद था उसकी जो ब्लड कैंसर से मृत्यु ना हुई होती तो आज उसका भरा पूरा परिवार क्यों बिखरता। उसके पति की मृत्यु जो ब्लड कैंसर के कारण हुई थी, अगर आज आनंद जीवित होता तो उसका प्यारा सोनू इस तरह क्यों भटकता। आनंद को खोकर राधिका 3 वर्ष के सोनू को सीने से चिपकाए हुए अपने मायके लौटी थी। वहाँ उन दोनों माँ बेटे को दिन बिताने कठिन हो गए थे। आनंद के जीवित रहते जो भैया भाभी उसे बार बार मायके आने को पत्र लिखते थे, वो ही एकदम बेगाने बन गए। उन्हें उन दोनों का खर्चा संभालना भारी लगने लगा। दोनों माँ बच्चे उन पर बोझ बन गए। तब दुखी होकर पिताजी ने उसके दूसरे विवाह की कोशिशें शुरू कर दी थी और एक अखबार में वैवाहिक विज्ञापन पढ़कर जो रणधीर के घर वालों से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया था। तो रणधीर से जो उसका रिश्ता पक्का हो गया था, पर रणधीर और उसके घर वालों की एक शर्त थी कि वो राधिका को तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसके बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ
बिना बच्चे की विधवा ही स्वीकारी है। जबकि रणधीर भी एक बेटे का बाप था, विदुर था, और अपने बेटे की खातिर ही दूसरा विवाह कर रहा था। पर वह उसके बेटे का दर्द नहीं समझ पाया था और उसने अपनाने से मना कर दिया था। अपने जिगर के टुकड़े को माँ बाप की गोद में छोड़कर राधिका रणधीर से विवाह करके ससुराल पहुंच गई थी। तब से सिर्फ पत्रों में ही सोनू की जानकारी पाने का एक साधन रह गया था। पर उन पत्रों में भी यह भी लिखा होता था कि वह अब हमेशा सोनू को भूलकर अपने भविष्य को संभाले, रणधीर और राजू को किसी अभाव का आभास ना होने दे, उन दोनों का पूरा ध्यान रखे, राजू को पूरी ममता दे। मेरठ से आए हुए उसे पूरा 1 साल बीत गया था। तब से एक बार भी वह अपने मायके नहीं गई थी और ना ही रणधीर ने उसे जाने दिया था। वे हमेशा यही कहते कि अब मायके से कैसा मोह, घर में किसी वस्तु की कमी है क्या? लेकिन अभाव तो राधिका के मन में बसा हुआ था। वह एक दिन के लिए भी अपने सोनू को नहीं भुला पाती थी और अब भाभी के पत्र ने उसके मन की बेचैनी कई गुना बढ़ाती थी। जब सोनू को बाहों में लेने और हृदय से लगाने के लिए वह बेचैन हो उठी थी। रणधीर जब शाम को घर लौटा तो राधिका खुद को रोक नहीं पाई और वह रणधीर से कह उठी कि देखिए जी, मैं 2 दिन के लिए मेरठ जाना चाहती हूँ। रणधीर ने फिर वही रटा रटाया उत्तर दे डाला, क्या करेगी राधिका वहां जाकर? वैसे भी आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम्हें 3रा महीना चल रहा है, वहां आराम नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं? राधिका कहने लगी, क्यों नहीं मिलेगा? भैया भाभी क्या मुझे हल में जोतेंगे? मैं वहां पूरे दिन बिस्तर तोड़ने के अलावा और करूंगी भी क्या? राधिका जैसे विद्रोह पर उतर आई थी। उसने सास से भी जिद की और बहू कहने लगी, माँ जी मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मुझे मायके वालों को देखने जाना है, उनसे मिलना है। दिल्ली से मेरठ का रास्ता कितना है? सिर्फ 2 घंटे का ही तो सफ़र है। फिर भी मैं साल भर से अपने मायके नहीं जा पाई हूँ और ना ही कभी उन लोगों ने ही आने का साहस किया है। फिर आना जाना दोनों तरफ से ही होता है, एक तरफ से तो नहीं। इस पर उसकी सास ने अपनी बहू राधिका को जाने की इजाज़त दे दी और उससे कहा कि देखो, इसका मायके आना जाना भी जरूरी है। राधिका अपनी अटैची में कपड़े रखने लगी तो राजू भी जिद करने लगा कि माँ मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। माँ तुम्हारे बिना मेरा यहाँ कैसे मन लगेगा? साल भर में ही राजू, जो राधिका से काफी हिल मिल चुका था, वह राधिका को ही अपनी सगी माँ समझने लगा था। राजू को रोते बिलखते देखकर राधिका की सास ने उसे भी साथ ले जाने को कहा और कहा, राधिका क्या हुआ, यह भी कुछ दिन तुम्हारे साथ घूम आएगा। बेचारे को असली ननिहाल तो कभी मिला ही नहीं, सौतेला ही सही। और राधिका ने राजू के कपड़े भी जो अपने बैग में रख लिए थे। राजू के कपड़ों की अटैची लगाकर वह अलग से तैयार हो गई थी। भले ही 2 दिनों को जाना था, राजू के उसने कई जोड़ी कपड़ों की उसे आवश्यकता पड़ती थी। बार बार कपड़े मैले कर लेता था राजू। दोनों कार में बैठकर मेरठ चल पड़े। रास्ते भर राजू उसकी गोद में बैठकर तरह तरह के प्रश्न पूछता रहा। राधिका मायके पहुंचकर थोड़ी देर तक माँ भाभी के गले से लिपटकर रोती रही। भाभी से बार बार पूछती रही, भाभी ठीक तो है ना, मेरा सोनू ठीक तो है ना? भाभी ने कहा, दीदी रणधीर ने आनंद का गम भुला दिया या नहीं? रणधीर का व्यवहार तो ठीक है ना? भाभी ने राधिका के मन से जो सोनू का गम भुलाने के लिए पूछा, लेकिन राधिका के मन में तो अपने सोनू का गम समाया हुआ था। वह क्या उत्तर देती? जैसे तैसे चाय के घूंट गले से नीचे उतारती रही। फिर उसने जो भाभी खुद ही उसे सोनू के कमरे में लेकर गई। नीचे जगह कम होने के कारण सोनू छत पर बने कमरे में रहता था। ढीली सी चारपाई पर सुकड़ी हुई मैली दरी पर आपाहिज बना पड़ा था उसका सोनू। पहली नजर में ही राधिका उसे पहचान नहीं पाई, फिर लिपटकर उससे रोने लगी। यह क्या दशा हो गई है मेरे सोनू की? सोनू काला सा सूखा कंकाल जैसा लग रहा था। वह भी माँ को कठिनाई से पहचान पाया।
फिर आश्चर्य से राधिका की कीमती साड़ी और आभूषणों को देखता रह गया। फिर राधिका ने कहा, तू ठीक तो है ना सोनू? राधिका ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराया, पर सोनू को उसके बात करते हुए थोड़ा संकोच हो रहा था। वह नए कपड़े और जूते मोजे पहने हुए गोल मटोल राजू को घूर रहा था। तभी राजू ने पूछा, माँ ये कौन है? और वह सोनू की तरफ मुंह बनाने लगा। तभी राधिका कहना तो चाहती थी कि सोनू तुम्हारा भाई है, पर वह यह सोचकर चुप हो गई कि पता नहीं राजू सोनू को भाई के रूप में स्वीकार भी कर पाएगा या नहीं। फिर सोनू को भाई बताकर उसके बाल मन पर वह ठेस पहुंचाने से क्या फायदा। तभी राजू ने अगला प्रश्न पूछा, माँ यह कितना गंदा है, जैसे कई दिनों से नहाया नहीं है। चलो माँ यहाँ से नीचे चलते हैं। तभी जो राजू को राधिका की भाभी बहलाने लगी और वह राधिका से कहने लगी, दीदी तुम सोनू से बातें करो ना। राधिका की निगाहें पूरे कमरे को देख रही थी। कमरा काफी गंदा था। छतों और दीवारों पर मकड़ियों के बड़े बड़े जाले, धूल की परतें जमी हुई थी। उसे याद आया कि इस कमरे में तो घर का कबाड़ रखा जाता था। राधिका की भाभी भी राधिका के मन की बातें ताड़ गईं। सो वह कहने लगी, दीदी मजबूरी है, क्या बताएं दीदी, घर में कोई नौकर तो है नहीं। माँ जी ने ही इस कमरे का सामान निकालकर इस कमरे की सफाई की थी। तभी सोनू की देखभाल भी माँ जी करती हैं। मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। फिर बच्चे भी छोटे ठहरे। राधिका बोली, ठीक कहती हो भाभी। और कहती हुई राधिका जो सोनू के सिराने बैठ गई, क्योंकि कमरे में कोई कुर्सी नहीं थी और स्टूल पर दवाइयाँ और पीने का पानी रखा हुआ था। सोनू मुझे माँ कहो ना, राधिका कहती हुई जो उसके बालों में हाथ फिराने लगी। सोनू ने बड़ी कठिनाई से कहा, माँ। तो जैसे ही वह कोई अपराध बोध कर रहा हो, उसे माँ कहने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। फिर भी उसने जैसे तैसे पूछा, माँ तुम कहाँ चली गई थी? मैं? तभी राधिका का जो गला भर आया, उसकी बातें गले में अटक गईं। कैसे कहे कि उसने दूसरा विवाह कर लिया है। आनंद की यादें मिटाने के लिए वह रणधीर का दामन थाम चुकी है। फिर सोनू को वह सब पता भी तो नहीं है। जिस वक्त राधिका की शादी रणधीर से मंदिर में हुई थी, उस समय सोनू को घर में छिपा कर रखा गया था। तभी सोनू बोला, माँ मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाई? एकाएक सोनू की आंखों में आकांक्षाओं की चमक तैर उठी। राधिका को याद आया, वह सोनू से यही तो कहकर घर से निकली थी कि वह उसके लिए नए कपड़े खरीदने बाजार जा रही है। फिर 1 वर्ष बाद आज लौट कर आई है। राधिका की पलकें भीग उठी कि कितनी पुरानी बात को भी मेरे सोनू ने याद रखा है। वह उसके पुराने घिसे पिटे कपड़े देखती रही और कहने लगी, भाभी कहाँ नए कपड़े दिलवा पाती होगी। अपने आप से ही बातें करने लगी। माँ मेरे नए कपड़े दे दो ना, सोनू ने फिर कहा। सोनू जिद करने लगा। राधिका के मन में आया कि वह राजू के नए कपड़े लाकर सोनू को पहना दे। नाप ठीक आएगा, लेकिन दोनों हैं भी एक ही आयु के। पर वह ऐसा नहीं कर सकी। मन में डर की लहर सी उठी। अगर राजू ने कपड़ों की बात रणधीर और माँ जी को बता दिया तो तभी जो घर में हंगामा हो जाएगा। तभी भाभी ने आकर राधिका को टोका, चलो राधिका दीदी पहले भोजन कर लो, बाद में ऊपर आ जाना। राधिका सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। बीच में ही भाभी ने पूछना शुरू कर दिया, दीदी तुम सोनू के लिए कपड़े खिलौने वगैरह कुछ लेकर नहीं आई? तभी राधिका उत्तर नहीं दे पाई तो भाभी के चेहरे पर रूखापन सा छा गया। वह कुछ कड़वेपन से कहने लगी, दीदी सोनू है तो तुम्हारी कोख का ही जाया, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। रणधीर की आमदनी तो कम नहीं है, घर में सभी कुछ मौजूद है, रुपए तुम्हारे हाथ में ही रहते होंगे। राधिका को लगा कि भाभी ने जानबूझकर उसे इस तरह का पत्र लिखा था जिससे वह मेरठ आकर उन्हें कुछ रुपए दे जाए। भाभी तो शुरू से ही लालची जो ठहरी, दूसरों पर खर्च करना इन्होंने कहाँ सीखा था। माँ ने खाना परोस दिया, पर राधिका के मुंह में यह सोचकर निवाला नहीं चल पाया कि बेचारा सोनू पेट भरकर भी कहाँ खाता होगा।
माँ राधिका को समझाती रही, तुम्हें ऐसी स्थिति में खूब पानी पीना चाहिए राधिका, बच्चा अच्छा पैदा होगा तो रणधीर भी तुम्हें अधिक पसंद करेगा। पिता और भैया राजू को लाड प्यार करते रहे। भैया उसे स्कूटर पर बिठाकर दुकान पर ले गए, वहां से उसे टॉफियां फल दिलवा कर लेकर आए। माँ और भाभी उससे रणधीर और राजू और ससुराल की बातें करती रहीं तो राधिका ऊब कर उनसे खुद ही सोनू की चर्चा छेड़ बैठी। माँ, सोनू कैसा पढ़ रहा है, कैसे नंबर आए हैं? उसकी माँ कहने लगी, ठीक है, और राधिका अधिक पढ़कर उसे करना भी क्या है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अपने मामा के साथ उसकी दुकान पर काम करने लगेगा। राधिका सोचने लगी, फिर तो मेरा सोनू पूरे घर के लिए मुफ्त का नौकर बनकर बनकर रह जाएगा। सभी लोग उस पर काम के लिए हुक्म चलाते रहेंगे। सबने भोजन कर लिया तो भाभी बर्तन समेटने लगी, पर सोनू के भूखे रहने का किसी को आभास तक नहीं था। तब राधिका अपने साथ लाए फल और मिठाई खुद ही तस्तरी में रखकर सोनू को देने चली गई। सोनू अकेला पड़ा था। राधिका का मन फिर से दुखी होने लगा। वह उसके नजदीक बैठकर प्यार से उसे खिलाने लगी। फिर उठकर चली तो सोनू ने उसकी साड़ी का पल्लू थाम लिया और बोला, कुछ देर और बैठ जाओ न माँ। राधिका रुककर उसके सिर पर हाथ फेरती रही। सोनू ने सुख का आभास करके आंखें बंद कर ली, पर राजू की पुकार पर राधिका को नीचे आना पड़ा। अगले दिन सुबह नाश्ते से निबटकर उसने सोनू की चारपाई छत पर डाल दी और जाले भी उसके कमरे के साफ कर दिए। कमरे को भी रगड़ रगड़ कर धोया, अगरबत्तियां जलाकर कमरे की बदबू दूर की, फिर उसके मैले वस्त्रों को धोकर चमकाया। उसके बाद राधिका मन सोनू की मालिश करने बैठ गई। माँ कहती रही, राधिका मैं कर दूंगी, तू फालतू की मेहनत क्यों कर रही है? इस कमरे में सोनू अकेले थोड़े ही सोता है, मैं भी तो सोती हूँ उसके साथ। मगर राधिका के हाथ नहीं रुके, वह सोनू के सारे काम खुद ही निपटाती रही। दोपहर ढलते ही अचानक ड्राइवर राधिका और राजू को लेने पहुंचा तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ ने तो कह ही दिया, अभी तो राधिका को आए पूरे 2 दिन भी कहाँ हुए हैं। तो ड्राइवर बोला, माँ जी, मुझे साहब ने दोनों को तुरंत लाने को कहा था। साहब राजू को बहुत प्यार करते हैं, राजू के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। इसके अलावा सब लोगों को शादी में भी जाना है। माँ कहने लगी, बेटी पराए घर की अमानत ठहरी, सो कहाँ रोक सकती थी। वह राधिका की विदाई की तैयारी करने लगी, पर रणधीर का नहीं आना अब सब घर वालों को खल रहा था। अब तक जो पिताजी चुप थे, वह भी दुखी स्वर में कह उठे, हम चाहे कितने भी गरीब सही, पर अपने दामाद की आबो भगत करने में तो समर्थ ही हैं। उनका स्वागत में तो हम कोई कमी नहीं छोड़ते। विवाह के बाद दामाद जी को एक बार भी हमारे घर नहीं आए, उन्हें आना चाहिए था। तभी राधिका कहने लगी, माँ तुम लोग भी तो दिल्ली आया करो, आना जाना तो दोनों तरफ से होता है। माँ कहने लगी, ठीक है, हम भी आएंगे। और माँ, राधिका कहने लगी अपनी आंखें आंचल से पोंछती हुई, माँ मेरे सोनू का ख्याल रखना। राधिका ने राजू की नज़र बचाकर 5,000 रुपये अपनी भाभी को थमा दिए और बोली, भाभी सोनू का इलाज अच्छी तरह से कराती रहना। भाभी ने तो लपक कर नोटों को अपने हाथों में पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोली, राधिका दीदी, तुम सोनू की चिंता मत करो दीदी, वह हमारा भी तो बेटा है। आखिर में राधिका ऊपर जाकर सोनू से मिलकर भारी मन से ससुराल के लिए विदा हो गई। कार आंखों से ओझल होने तक घर के सभी लोग सड़क पर खड़े रहे। राधिका रास्ते भर सोचती रही, उसने साल भर तक मेरठ न आकर सोनू के साथ सचमुच में बहुत अन्याय किया है। अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के गले मढ़ने से क्या लाभ? सोनू की देखभाल उसे खुद ही करनी चाहिए। वह इस बारे में रणधीर से जाकर बात करेगी और उसने अपना मन इसकी बात करने के लिए बना लिया। वह सोचने लगी, रणधीर को ना तो दौलत का अभाव है और फिर भी वह इतना कंजूस है। वह थोड़ी ना नुकुर के बाद उसकी बात शायद मान लेगा, सोनू को अपना लेगा। वह रणधीर से इस बारे में जरूर बात करेगी।
फिर सोनू को अपना लेगा, राजू और सोनू दोनों साथ रहेंगे तो फिर उसे कोई समस्या नहीं रहेगी। रणधीर घर में बैठा उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। राजू कार से उतरकर अपने पिता की तरफ दौड़ पड़ा। रणधीर ने उसे गोद में उठा लिया और बोला, मेरा राजा बेटा आ गया। राजू बोला, हाँ देखो पिताजी, मैं क्या क्या लाया हूँ। राजू ने ननिहाल में मिले खिलौने दिखाने लगा। तक राधिका की सासू माँ ने चाय बनाकर सबको प्याले थमा दिए। सब पीने बैठ गए। माँ जी और रणधीर राजू से मेरठ की बातें पूछने लगे। राजू, तुम्हारे नाना नानी, मामा मामी सब ठीक तो है ना? राजू बड़े उत्साहित होकर छोटी छोटी बातें भी अपनी दादी और पिता को बताने लगा। फिर एकाएक राजू कह उठा, पापा, वहां एक बहुत गंदा सा लड़का भी देखा। उसके दांत भी बहुत गंदे थे। उसने ब्रश भी नहीं किया था। तभी राधिका की सासू माँ कहने लगी, बहू यह किसके बारे में बात कर रहा है? माँ जी पूछ बैठी तो राधिका को सोनू के बारे में सब कुछ बताना पड़ा। रणधीर सब कुछ सुनता रहा, पर उसने एक शब्द भी सोनू के बारे में नहीं कहा। राधिका को उसकी यह चुप्पी नागवार गुजरी। वह उससे कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन माँ जी ने टोक दिया, बहू, बातें फिर कभी हो जाएंगी। इस वक्त शादी में चलने की तैयारी करो, नहीं तो देरी हो जाएगी। माँ जी के मायके में किसी रिश्तेदार की शादी थी। राधिका और राजू को तैयार किया राधिका ने, और फिर खुद भी तैयार होने लगी। रास्ते भर राधिका खामोश रही कि इतनी जल्दी वह हार मानने वाली तो नहीं थी। वह रणधीर से बात करने के पक्के मंसूबे बना चुकी थी। आखिर एक दिन राधिका को मौका मिल ही गया। माँ जी राजू को लेकर पड़ोस में गई हुई थी। तभी राधिका ने रणधीर से कहा, देखिए जी, सोनू को भैया भाभी के आश्रय हम अधिक दिनों तक तो वहां नहीं छोड़ सकते। फिर वह बेचारा कहाँ जाएगा? उसे हम अपने साथ ही रख लें तो सही रहेगा ना। तभी रणधीर कहने लगा, ये कैसी बातें कर रही हो राधिका? और मैंने तुमसे शादी इस शर्त पर की थी, मेरी बात को। तभी राधिका ने उसकी बात बीच में काट दी और कहने लगी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जिस प्रकार राजू मेरा बेटा है, उसी प्रकार सोनू भी तुम्हारा बेटा है। फिर उसे साथ रखने में कैसी आपत्ति है? राधिका ने उसकी बात काट तो दी थी। तभी रणधीर कहने लगा, मैं तुम्हारे सोनू को अपना बेटा कैसे मान सकता हूँ? सपोज करो मैंने उसे बेटा मान भी लिया, तो भी क्या मैं उसे घर में रखने की इजाजत दे दूंगा? क्या मेरा राजू सोनू को अपना सकेगा? माँ अपना सकेगी उसे? यह सुनकर राधिका चुप बैठी सोचती रही। रणधीर उसे समझाने के अंदाज में फिर बोला, राधिका, अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखो। राधिका, सोनू को भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। उसे उसके हाल पर ही छोड़ दो राधिका। राधिका कहने लगी, देखो जी, मैं माँ हूँ। रणधीर कहने लगा, देखो, तुम उसे भूल जाओगी तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अपने भविष्य के बारे में सोचो। राधिका सिसक पड़ी। अपनी संतान को तिल तिल कर मरते हुए वह कैसे देख सकती थी? सोनू अब पहले से आधा भी नहीं रह गया था। वह न ढंग से खा पाता था और न ही पढ़ पाता था। भैया भाभी के साथ और अधिक रह लिया तो मेरे सोनू का भविष्य खराब हो जाएगा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। रणधीर ने साफ जो राधिका से कह दिया। किसी अन्य को घर में आश्रय देकर मैं अपने राजू के रास्ते में कांटे नहीं बो सकता राधिका। रणधीर ने दो टूक जवाब दे दिया था। राधिका को चुप्पी जो लगानी पड़ी गई, साथ ही उसका दिल, जो रणधीर की जो छवि थी वह उसके दिल में बिगड़ती गई। वह कितनी उम्मीद लगाई हुई थी रणधीर से, लेकिन वह तो मात्र एक पत्थर निकला। अब दोनों के बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। राधिका मन ही मन कुढ़ती रहती। उसका मन अब रणधीर से बोलने को भी नहीं होता था। वह उसके प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देकर अपने सामने से हट जाती थी। अपनी तरफ से कोई बात नहीं करती थी। राजू भी अब उसकी आंखों में चुभने लगा था। उसका मन विद्रोह कर बैठता था। जब रणधीर उसके सोनू को नहीं स्वीकारता तो वह क्यों रणधीर के राजू को छाती से लगाती रहे? पराए जाए अपने तो नहीं बन सकते। राजू को कौन सा उसका
खून का रिश्ता है। बड़ा होकर राजू भी उसे आंखें दिखाने लगेगा, फिर वह उसे अपना क्यों समझे। दोनों के बीच पनपता अवरोध उसकी सासू माँ की पैनी नजरों से छिप नहीं सका था। वह बार बार पूछने लगी, राधिका बहू, जब से तुम मायके से लौटी हो तुमने हंसना बंद कर दिया है। यह उदासी तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। राधिका खुद को सामान्य दिखाने का बहुत प्रयास करती रहती थी, पर माँ जी संतुष्ट नहीं हो पाती थी। कभी कभी वह कुरेदती, रणधीर ने कुछ कहा है क्या राधिका? वह भी आजकल खामोश सा रहता है। तुम दोनों में कोई अनबन तो नहीं हो गई है? राधिका ने उन्हें इस डर से सब कुछ नहीं बताया कि माँ जी ही कौन सी उसकी सगी हैं। जब रणधीर ही उसका दर्द नहीं समझा तो माँ जी उसका दर्द कैसे समझेंगी। वह माँ जी से भी दूर रहकर जो अंतर्मुखी बनने लगी। एक सुबह उठकर माँ जी ने घर में ऐलान कर दिया कि वे हरिद्वार गंगा स्नान को जाएंगी। प्रौढ़ अवस्था में उन्हें मोह माया के बंधन तोड़कर आत्मिक शांति पाने का जो प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। माँ जी का यह कथन सभी को अटपटा लगा, क्योंकि वे अब तक धर्म कर्म तथा पंडे पुजारियों को पाखंड मानती आई थी। पर अचानक हरिद्वार जाने पर किसी ने आपत्ति तो नहीं दिखाई, पर उसने रणधीर से भी कह दिया, इसी बहाने बेटा प्राकृतिक दृश्यों को देखकर जो हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। माँ जी कार में बैठकर अकेली हरिद्वार रवाना हो गई। उसके बाद तो हरिद्वार जाना उनका नियम सा बन गया था। वह महीने में 2-4 चक्कर हरिद्वार के लगाने लगी थी। राधिका यह सोचकर अब और अधिक दुखी रहने लगी थी कि कैसे माँ बेटे हैं जिन्हें सिर्फ अपने शौक श्रृंगार और स्वास्थ्य का ही ख्याल है, किसी और की उन्हें जरा भी चिंता नहीं है। कम से कम माँ जी को तो सोनू के बारे में कुछ पूछना चाहिए था, पर माँ जी भी कितनी स्वार्थी ठहरी। एक दिन उसने फिर से मेरठ जाने का निश्चय किया। वह रणधीर से छिपाकर कुछ रुपए भी उसने पर्स में रख लिए। उसने सोचा सोनू की दवाइयाँ खरीदने के काम आ जाएंगे। थोड़ी नानुकुर के बाद रणधीर ने उसे मेरठ जाने की इजाजत दे दी, पर अपने ड्राइवर को खूब समझा दिया था कि उसे राधिका को लेकर आज ही वापस लौटना होगा। राजू को इस बार रणधीर ने राधिका के साथ नहीं जाने दिया था। उसे बहला दिया था कि माँ रात तक वापस लौट आएगी। रणधीर के कठोर व्यवहार से दुखी राधिका रास्ते भर आंसू पोंछती रही। माँ और भाभी उसे देखते ही स्वागत के लिए लपकी, लेकिन राधिका तो अपने सोनू को हृदय से लगाने के लिए व्याकुल थी। इसलिए वह घर में घुसते ही उतावलेपन से सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी, परंतु छत पर पहुंचते ही जैसे उसे काट मार गया, क्योंकि सोनू का कमरा खाली था। उसका बिस्तर और वहां कोई सामान भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह हैरान सी खड़ी रह गई। कहाँ गया मेरा सोनू? उसने मन में जो सैकड़ों आशंकाएं तैर उठी, वह घबरा गई। कहीं मेरे सोनू को कुछ हो तो नहीं गया। वह जल्दी से पूछने लगी। माँ भाभी दोनों उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ चुकी थी। राधिका उनकी तरफ मुड़ी और बदहवासी में चिल्लाने लगी, माँ बताओ मेरे सोनू को क्या हुआ है? वह कहाँ चला गया? तुमने मुझे उसके बारे में कभी पत्र में कुछ क्यों नहीं लिखा? क्या हुआ है मेरे बेटे को? और राधिका रो पड़ी। राधिका दीदी, तभी उसकी भाभी कहने लगी, जरा हमारी भी तो सुनो। दीदी, तुम्हारी सासू माँ ने सोनू को उचित देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वे यहाँ कई बार आ चुकी हैं और सोनू के इलाज पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। यह सुनकर राधिका को तो घोर आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा होना संभव है। पर माँ जी को सोनू की बीमारी के बारे में कैसे पता लगा? कहीं उन्होंने छिपकर तो नहीं सुन लिया था? उसी वक्त वह अस्पताल जाने के लिए उतावली हो उठी, पर राधिका की माँ ने राधिका को जबरदस्ती एक प्याला चाय पिला दी। फिर उसके साथ सभी लोग अस्पताल में पहुंच गए। सोनू साफ सुथरे वस्त्र पहने हुए जो बेड पर लेटा हुआ था। माँ को देखते ही सोनू ने उठने की कोशिश की, तो राधिका ने उसे सहारा देकर बिठाया और उसे गले लगाकर रोने लगी। उसका मुंह चूमने लगी और कहने लगी, मेरा राजा बेटा ठीक तो है ना? वह सोनू को पहले की अपेक्षा स्वस्थ देखकर उसके मन को संतुष्टि हुई। दिल्ली लौटी
और घर आते ही अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर जो अपने दिल से वह अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर रो पड़ी। कहने लगी, माँ जी आप कितनी महान हैं, हरिद्वार जाने के बहाने मेरे सोनू पर प्यार लुटाती रही, पराए लहू पर सोनू पर तुमने इतना प्यार लुटाया। तभी उसकी बात काटकर सासू माँ ने कहा, सोनू पराया कहाँ है राधिका, मेरा पोता है। जब तुम हमारी हो गई हो तो सोनू भी तो अपना हुआ। तभी सासू माँ ने उसे राधिका को उठाकर सीने से लगा लिया, लेकिन रणधीर उससे नफरत करते हैं, राधिका कहने लगी। कहकर राधिका चिंतित हो उठी। तब वह सुनेंगे यह बात तो माँ जी वह नाराज हो जाएंगे। रणधीर ने सोनू को घर में रखने से ही इनकार कर दिया है, उसका खर्च उठाने से तो वो रहे माँ जी। तब माँ जी कहने लगी, मैं सोनू को छात्रावास में रखकर पढ़ाऊंगी, उसे अच्छा इंसान बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। राधिका जानती थी रणधीर में माँ जी का कोई भी आदेश टालने की हिम्मत नहीं है, और उसका मन उस दिन संतोष से भर उठा। अब उसका सोनू अनाथ नहीं रहा था, उसके सिर पर माँ जी की जो सबल छत्र छाया मौजूद थी, उसकी माँ की ममता अब जो उछाले मारने लगी थी। वह अपने बेटे की तरफ से खुश हो गई थी कि अब उसका बेटा अनाथ नहीं है, उसे माँ और दादी का प्यार भी मिलेगा और मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बनेगा तो कम से कम जिंदगी में वो किसी का के ऊपर बोझ नहीं बनेगा, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। यही सोचकर राधिका संतुष्ट थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।